हेलो बच्चों, अचीवर्स अकेडमी कैराना में आपका स्वागत है। तो बच्चों, कुछ दिनों से आपको क्लास नहीं मिल रही, ठीक है। तो अगेन हम क्लास जो है रिवाइज कर रहे हैं, क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। और आज हम जो स्टडी करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम जनरेट होती है बच्चों को, वो थ्योरी और डेरिवेशन में नहीं होती। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो जनरेट होती है वो जनरेट होती है न्यूमेरिकल में। तो बच्चों, आज हम जो स्टडी करने वाले हैं वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम स्टडी करेंगे आज हम। और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो स्टडी करेंगे चैप्टर फर्स्ट की, अगेन स्टार्ट करेंगे हम दोबारा, ठीक है। वैसे तो जो है ना, मैं एक अदर्स बुक एक्टिव पब्लिकेशन की जो बुक थी उसके न्यूमेरिकल आपको कराए थे, लेकिन एनसीईआरटी भी कंपलसरी है, करनी जरूरी है क्योंकि आपके सिलेबस में है। तो आज हम जो स्टडी करने वाले हैं बच्चा, वो एनसीईआरटी न्यूमेरिकल के हम स्टडी करेंगे, ठीक है। उनका सॉल्यूशन हम यहाँ पर स्टडी करेंगे, ठीक है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कहूँगा कि वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर और जो अदर कंटेंट है उनसे जो है ना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कराएं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो अच्छा सा कमेंट इसमें डालें। अब इसमें आगे मैं बढ़ रहा हूँ, सबसे पहले क्वेश्चन को स्टडी करते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या दिया है। बच्चों, कुछ रिपीट क्वेश्चन होने वाले हैं जो आपके हो चुके हैं, वही क्वेश्चन यहाँ रिपीट होंगे आपके। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलाम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश है, उनके बीच कितना बल है, ठीक है। तो ये पहला न्यूमेरिकल है आपका एनसीईआरटी। तो पहले क्वेश्चन में दिया आपको 30 सेंटीमीटर की दूरी दे दी, तो r बराबर 30 सेंटीमीटर बराबर 30 × 10⁻² मीटर। बच्चों, जो फॉर्मूले हैं वो मैंने लिखवाए थे आपको, वो फॉर्मूले आप स्टडी कर लेना, या फिर मैं इसके आपको पीडीएफ भेज दूंगा इसके फॉर्मूले भी, ठीक है। तो Q1 बराबर आपका हो गया 30 सेंटीमीटर, सॉरी R बराबर हो गया 30 सेंटीमीटर और बराबर हो गया 30 × 10⁻² मीटर। दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलाम। तो Q1 का मान हो गया 2 × 10⁻⁷ कूलाम। आगे कह रहा है ये तथा 3 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश है। Q2 बराबर 3 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश है, उनके बीच कितना बल है, उनके बीच बल स्टडी करनी है। बल का फॉर्मूला आपको पता होगा कि निर्वात माध्यम के लिए होता है बराबर 9 × 10⁹। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे Q1 Q2 अपॉन r²। 9 × 10⁹, Q1 का मान 2 × 10⁻⁷ गुना Q2 का मान 3 × 10⁻⁷ अपॉन में r की वैल्यू पुट कर देंगे बच्चा, कितनी है 30 × 30 × 10⁻⁻² -4 हो जाएगा, ठीक है भाई। इसे जो है ना सोल्व कर लेंगे। 3 से गया है 10 टाइम्स, 3 3 जा और 3 से गया 10 टाइम्स, ये आ गया आपका 2 3 जा 6 × 10 की पावर बैलेंस करेंगे बच्चा 9 और 7 7 14 हो जाएगी। पहले तो ये देख लेंगे 7 7 14 होगी, 14 में से 9 गया 10⁻⁻5 हो गया गुना 10⁻2 -2 तो 10⁻2 हो जाएगी, यह 6 × 10⁻³ न्यूटन। क्लियर है बच्चा, समझ में आ गया होगा। तो 6 × 10⁻³ न्यूटन। और अगर हमें इसकी प्रकृति बतानी हो तो चूंकि आपके दोनों आवेश धनावेश है, तो प्रकृति कैसी हो जाएगी आपकी, कि आपका हो जाएगी प्रकृति कि आपका एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। ये क्या करेगा, एक दूसरे को रिपल्सिव करेंगे, अट्रैक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार बच्चों, इससे आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्लियर हो गया होगा जहां तक उम्मीद है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है 0.4 कूलाम आवेश के माइक्रो कूलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है, ठीक है। और ये कह रहा है कि यदि गोले पर दूसरा आवेश 0.8 माइक्रो कूलाम आवेश हो, दोनों गोलों के बीच कितनी दूरी है, दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है, ठीक है बच्चा। देखो, दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है ये निकालना हमें, ठीक है। और ये कह रहा है कि दोनों गोलों के बीच कितनी दूरी है, दूरी निकालनी है, ठीक है। सबसे पहले तो दूरी के लिए कंसीडर कर लेंगे, मान जो दे रखे हैं वो नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 कि Q1 बराबर आपको कितना दे रखा है बच्चा, 0.4 माइक्रो कूलाम। तो 0.4 × 10⁻⁻6 कूलाम। Q2 इक्वल टू, ये कह रहा है कि 0.8 माइक्रो कूलाम आवेश दूसरे उस पर रखा है, तो 0.8 माइक्रो कूलाम इक्वल टू 0.8 × 10⁻⁻6 कूलाम, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि इनके बीच में जो बल कार्य कर रहा है F इक्वल टू 0.2 न्यूटन, ये बल कार्य कर रहा है। F का फॉर्मूला आपको पता है 9 × 10⁹ × K1 Q2 अपॉन r², ठीक है बच्चा। r² का मान निकालना, r का मान निकालना, इधर ले आओ 9 × 10⁹
इंटू Q1 Q2 अपॉन F। ठीक है बच्चा, इसके बाद आगे बढ़ेंगे 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 का मान रखेंगे 0.4 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 0.8 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन F की वैल्यू कितनी है बच्चा 0.2 है। पॉइंट से पॉइंट गया, क्लियर है। ये भी पॉइंट आप हटा लेंगे, नीचे 10 आ जाएगा और देखो 2 2 जा 4, 2 से कितनी बार गया 5 टाइम गया, क्लियर है भाई। और क्या कर सकते हैं भाई, और देख लो आप क्या कर सकते हैं, पहले आप इसे बैलेंस करेंगे 9 इंटू 8 अपॉन 5 इंटू 10 की पावर बैलेंस करेंगे बच्चा, ये -6 -12 में से 9 गया 10 की पावर -3 आ गया, 10 की पावर कितना आ गया -3 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे कि अगर मैं इसे लिख लूँ 9 इंटू 80 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी हो जाएगी -4 हो जाएगी यहाँ से, और अपॉन 5, ये इसलिए क्या क्योंकि 16 बार कट जाएगा आपका, बात समझ में आ गई। तो आर स्क्वायर बराबर इतना आ गया। अब आगे इसमें देखो क्या करेंगे कि आर बराबर आपको निकालना बच्चा, तो क्या करेंगे इसमें कि हमें इसका वर्गमूल लेना पड़ेगा। 9 का वर्गमूल कितना हो गया 3, 16 का 4 और 10 की पावर -4 का 10 की पावर -2, तो आर बराबर 3 4 या 12 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, या आर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई होगी भाई। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 12 सेंटीमीटर, 0.12 मीटर, बात एक ही है। यस से भाई 0.12 मीटर, बात एक ही है। ठीक है, आगे सेकंड कंडीशन में वो पूछ रहा है, ये पहली कंडीशन थी इसकी कि भाई बल निकालिए। ठीक है, दूसरे में पूछ रहा है, देखो दूसरे में कह रहा है कि मान लीजिए एक आवेश था दूसरा आवेश था, इसके द्वारा लगने वाला बल तो हमने निकाल दिया। ठीक है, और ये पूछ रहा है कि दूसरे द्वारा पहले पे बल कितना लगेगा, ये पूछ रहा ना। अगर दूसरे गोले पर, ये कह रहा है दूसरे गोले पर, ये तो हमने जो निकाला है कि दूसरे गोले द्वारा पहले बल पे कितना बल लगेगा, तो ये क्या निकाला आपने F12। अब ये पूछ रहा है कि F21 कितना होगा। तो हमने पढ़ा था कि हमने क्या पढ़ा था, सदिश रूप पढ़ा था। सदिश रूप में क्लियर किया था कि सदिश रूप में जो कूलाम का नियम है वो न्यूटन के तीसरे नियम को फॉलो करता है, अर्थात पहला आवेश दूसरे आवेश पर जितना बल लगाएगा दूसरा आवेश भी पहले आवेश पर उतना ही बल लगाएगा। तो इसलिए हम कैसे कंसीडर कर लेंगे, इसलिए हम कंसीडर कर लेंगे कि F12 बराबर -F21, ऐसे तो लिया था। तो मीन्स क्या हो जाएगा आपका कि बल उतना ही रहेगा, कितना, जितना पहले आपका था 0.2 न्यूटन ही बल वर्किंग करेगा। कितना बल वर्किंग करेगा, पहले वाले बल वर्किंग करेगा। ठीक है, 0.2 न्यूटन ही बल आपका वर्किंग करेगा। बी का जो है ना सॉल्यूशन था। ठीक है भाई, और ये बल कैसा होगा आपका, ये आकर्षण बल होगा। कैसा बल होगा, आकर्षण, क्योंकि पहले के विपरीत होगा, पहला प्रतिकर्षण है तो ये आकर्षण होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है भाई, तो क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा पॉइंट। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें मिठा रहा हूँ, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये कह रहा है कि जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि ke² अपॉन GME/MP विमाहीन है। भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। यह अनुपात क्या बताता है, ये भी बताना है कि यह अनुपात आपका क्या बताता है। ठीक है भाई, तो सबसे पहले तो इनके विमेय सूत्र आपको पता होने चाहिए। ठीक है भाई, के आपका दे रखा, तो के का जो विमेय सूत्र है वो आप वहां से उठा लेंगे, और के का विमेय सूत्र होगा आपका, तो पहले तो लिख लूँ ke² GME/MP। ठीक है भाई, ये हो गया आपका फॉर्मूला। और यहाँ के का विमेय सूत्र है आपका, के कौन सा, वही आपका जो वहां से था पराविद्युतांक, और इसका विमेय सूत्र होता है ml⁻3। ये मैंने पहले लिख रखे हैं अलग से, ml⁻3 a⁻−2 और t⁴। ये तो हो गया के का विमेय सूत्र। ये होता है आवेश, आवेश का तो आपको पता ही होगा, MP का भी पता होगा, और कैपिटल G का लिख लेंगे बस, ये आपको पता होना चाहिए। कैपिटल G का विमेय सूत्र, कैपिटल G का विमेय सूत्र होता है m⁻⁻1 l⁻3 t⁻−2। ठीक है बच्चा,
अब ये विमीय सूत्र यहाँ रख देंगे। अगर इसमें कोई भी विमीय सूत्र नहीं आता है, समझ लेंगे, अगर इसमें कोई भी विमीय सूत्र नहीं आता है तो ये राशि विमाहीन होगी, अर्थात ये हम कह सकते हैं कि ये विमाहीन होगी। ये तो हमें सिद्ध करना, ठीक है। चलिए सबसे पहले तो विमाहीन दिखाएंगे इसे, तो रखो इसे एम एल की पावर 3 ए की पावर -2 पी की पावर 4, ई का मान हो जाएगा आपका 80 होता है तो a² t², जी का हो जाएगा m की पावर -1 l की पावर 3 t की पावर -2 और इसका भी m और इसका भी m। ठीक है बच्चा, इससे आगे बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा आपका, देखो m, पहले ऊपर का बैलेंस कर लें, l³ a की पावर 0 बच जाएगा, a तो फिनिश हुआ छोड़ दो, t की पावर 6 अपॉन में, नीचे देखो भाई m से m कैंसिल, लेकिन एक m फिर बच गया, l की पावर 3 और t की पावर कितनी, t की पावर -2। तो ऊपर कुछ गड़बड़ हो रहा भाई, ऊपर जो है ना कोई मिस्टेक है, ऊपर क्या मिस्टेक है, t की पावर -4 है बच्चा, ये मिस्टेक है, ये -4 है, तो -4 है तो ये -2 हो जाएगा, और ये देखो ये बराबर आ गया, तो बराबर क्या आ जाएगा 0, अर्थात विमाहीन। तो हम कह सकते हैं ये राशि क्या होगी आपकी, विमाहीन होगी। बात समझ में आ गई होगी, तो ये कह सकते हैं कि कैसी राशि होगी आपकी, विमाहीन राशि होगी। ठीक है भाई, समझ में आया, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे कह रहा कि ये अनुपात क्या बताते हैं, हम ये बताना कि अनुपात क्या बताता है, ये हमें दिखाना है इसमें। ठीक है, तो बच्चों अगर हमें इसमें ये दिखाना है कि क्या बताता है, इस अनुपात का मान भी निकालना है, इसका मान भी हमें निकालना है। तो मान निकालने के, तो मैं इसमें मान आपको दे देता हूँ, आप डिवाइड करके इसे देख लेना कि कितना मान आ रहा है और क्या बताता है। मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, k का मान कितना होता है पहले ये बताइए आप मुझे। k बराबर लेते हैं हम 9 × 10 की घात 9। k का मान होता है 9 × 10 की घात 9 और यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है बच्चा, अब e का मान तो आपको पता है कितना है, e का मान होता है 1.6 × 10 की घात -19 कूलम। और भाई आपका कैपिटल G का 6.67 × 10⁻11, 6.67 × 10⁻11, और ये यूनिट होती है इसकी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, और इसके बाद द्रव्यमान का क्या होता है भाई, me का मान, me 9 × 10 की घात -25 kg, और प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है उसका मान देख लेंगे। प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है उसका मान होता है 0.66 तीनों 9.1 लिख लो, 0.66 × 10 की घात -27 kg, 1.66 × 10 की घात -27 kg। ये सारे मान बच्चे यहाँ से रख देंगे इसमें, और इसका मान निकाल देंगे, वो इसका फाइनल वैल्यू होगी। ठीक है, वो निकाल कर आप देखेंगे, इसमें कैलकुलेशन बड़ी लंबी है, काफ़ी बड़ी कैलकुलेशन है, अपने से करके देखेंगे। एक सेकंड पॉइंट कह रहा है कि क्या दर्शाता है, ये क्या दर्शाता है ये वाला रिलेशन। तो अगर मैं इसे ऐसे लिख लूँ k²/r² और अपॉन में GME/MP/r², ये क्या है और ये क्या है बताइए। ये समझ में आ गया होगा कि ये क्या है आपका वैद्युत बल, ये क्या है आपका वैद्युत बल। ठीक है, और दूसरा नीचे क्या है आपका गुरुत्वाकर्षण बल, और किस किस के बीच में लग रहा है गुरुत्वाकर्षण बल, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, और ये क्या है 2 आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल। ठीक है, हम तो कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य लगने वाली स्थिर वैद्युत बल तथा गुरुत्व बल के अनुपात को व्यक्त करता है। इस अनुपात में प्रदर्शित होता है कि इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के मध्य वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। ये वाला जो बल है इसकी तुलना में ज्यादा शक्तिशाली दिखाएगा, क्योंकि यहाँ से जो मान निकल का होगा वो ज्यादा निकल का होगा। ठीक है, तो बच्चों ये समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, लंबी सी कैलकुलेशन है, कर लेना। कुछ थोड़ी के क्वेश्चन भी इसमें डाल रखे हैं, जैसे मैं समझा कर लेके चल रहा हूँ आपको, कि जैसे पहला क्वेश्चन लेते हैं 1.48। ये कह रहा है कि किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्वांटीकृत है, इस कथन से क्या तात्पर्य है। बी, स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर वैद्युत आवेशों से व्यवहार करते समय हम वैद्युत आवेश के क्वांटीकरण की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट ए को कंसिडर करते हैं बच्चा। पॉइंट ए कह रहा है कि किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्वांटीकृत है। तो क्वांटीकृत का मतलब ये होगा कि किसी वस्तु का आवेश क्वांटीकृत है। इसका तात्पर्य क्या है कि हम किसी वस्तु को जितना चाहे उतना आवेश नहीं दे सकते।
बल्कि वस्तु को आवेश की न्यूनतम इकाई के पूर्ण गुणजों में ही दिया जा सकता है। बात समझ में आ गई कि हम आवेश उसे कितना दे सकते हैं, ये नहीं कि हम उसे कितना भी आवेश दे दें। आवेश हमेशा कैसे देते हैं कि आवेश हम हमेशा पूर्ण गुणज में देते हैं। ई का पूर्ण गुणज होता है आपका, मैंने जब क्वांटीकरण आवेशों को क्वांटीकरण पढ़ा था उस गुण में भी आपको समझा था कि कैसे लेते हैं, कि प्लस माइनस एन ए ले लेते हैं, वहाँ एन का मान 1 2 3 4 5 लिखते रहते हैं, 1e 2e 3e 4e, वो प्लस में हो सकता है माइनस में हो सकता है। ठीक है, बात समझ में आई भाई। तो इस कथन से तात्पर्य पता लग गया होगा आपको, वहां से आवेशों को क्वांटीकरण आप लिख देंगे। बी जो आपको दे रखा है, स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर विद्युत आवेशों से व्यवहार करते समय हम विद्युत आवेश के क्वांटीकरण की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं। ये कह रहा कि बहुत स्थूल अथवा बहुत बड़े पैमाने पे अगर विद्युत आवेशों से व्यवहार करते समय हमें जो विद्युत आवेश का जो क्वांटीकरण की अपेक्षा करनी है वो कैसे करनी है। ठीक है, तो अगर हमें बहुत बड़े आवेशों के क्वांटीकरण का हम कोई प्रयोग ले रहे हैं, मतलब कुछ कर रहे हैं ऐसा, तो इसमें हम कह सकते हैं कि क्वांटीकरण का प्रायोगिक महत्व नहीं होता है। इसमें क्वांटीकरण का कोई प्रायोगिक महत्व नहीं होता है, क्योंकि वृहद स्तर पर आवेश प्रारंभिक अपेक्षा की बहुत अधिक होते हैं। जो बहुत बड़ा स्तर होता है वहाँ प्रारंभिक आवेश बहुत अधिक होगा, और आपको पता है कि मूल आवेश हम क्या लेते हैं वो तो बहुत ही कम होता है आपका। ठीक है, और जब वृहद आवेश की बात करें तो बहुत सारा होगा वहां से, तो वहां तो मूल आवेश का कोई रोल है ही नहीं। तो जैसे 1 माइक्रोकूलम के सूक्ष्म आवेश पर लगभग 10 की घात 13 इलेक्ट्रॉनों का आवेश होता है। अगर 1 माइक्रोकूलम पे आप कंसीडर करें तो लगभग 10 की घात 13 इलेक्ट्रॉनों का आवेश होता है। इस स्थिति में आवेशों को क्वांटीकृत के स्थान पर सतह माना जा सकता है, अर्थात क्वांटीकरण के स्थान पर हम कह देंगे कि नहीं ये मान सही है आपका, इतना ही आवेश रहेगा, मतलब इससे ज्यादा कम नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी, तो ऐसे क्लियर कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि 1.5 क्वेश्चन है आपका, पहले का 5वां पार्ट, कि जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं दोनों पर आवेश आ जाता है, इस प्रकार की परिघटना को वस्तु के अन्य युग्मों में भी परीक्षण किया जाता है। स्पष्ट कीजिए परीक्षण आवेश संरक्षण नियम से किस प्रकार सामंजस्य रखता है। बच्चों हम न्यूमेरिकल के साथ साथ जितनी भी आपके एनसीईआरटी प्रॉब्लम है वो लेके चल रहे हैं, ये आपके लिए बड़ी अच्छी बात है। अच्छी तरीके से आप इन चीज़ों को समझें, अपनी कॉपी में नोट करते रहें और बड़े अच्छे तरीके से आराम से समझ के, अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रही हो आप हमें कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं। देखो जब आप रगड़ेंगे तो क्या होगा कि रगड़ने पर एक इलेक्ट्रॉन एक पिंड से दूसरे पिंड में स्थानांतरित होता है। हमने बताया कि 2 रगड़ेंगे तो क्या होगा, एक से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और एक आपका इलेक्ट्रॉन लेगा। तो जैसे जब कांच की छड़ को हम रेशम के कपड़े से रगड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतर होगा, अर्थात कांच की छड़ से रेशम की कपड़े की ओर जाएगा, इलेक्ट्रॉन किधर निकला, कांच की छड़ से निकला और रेशम के कपड़ों की ओर जाना शुरू कर देगा। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या होता है कि जो रेशम का जो कांच की छड़ है वो धनावेशित हो जाएगी और रेशम का कपड़ा क्या हो जाएगा, ऋणावेशित, क्योंकि जिससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो तो आपका धनावेशित होगा, जो इलेक्ट्रॉन लेता है जिसपे आपके इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी वो क्या होगा, आपका ऋणावेशित होगा। ठीक है, तो रगड़ने से पहले कांच की छड़ तथा रेशम का कपड़ा उदासीन होता है, पहले तो कोई आवेश है ही नहीं उस पर, आवेशों का कुल प्रभाव क्या होगा, शून्य होगा। दूसरे पिंडों के साथ भी इसी प्रकार की घटना होती है। इस प्रकार किसी भी लिखित निकाय में कुल आवेश न तो उत्पन्न होता है और न नष्ट होता है, अर्थात आवेशों का एक दूसरे स्थानांतर होता है। इसलिए हम कह सकते हैं आवेशों का संरक्षण का नियम होता है, अर्थात जिससे इलेक्ट्रॉन निकला दूसरे ने लिया तो आवेशों का क्या हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा और कोई इसमें रोल नहीं हो रहा। ठीक है, तो आवेशों का स्थानांतरण हो रहा, आवेश न तो उत्पन्न किए जा रहे और नहीं नष्ट किए जा रहे, तो हम कह सकते हैं कि हाँ आवेशों का संरक्षण का नियम फॉलो हो रहा है। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 6 अभी स्टडी करेंगे हम। बच्चे आगे चलते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है 4 बिंदु आवेश QA बराबर 2 माइक्रोकूलम, QB बराबर -5 माइक्रोकूलम, QC बराबर 2 माइक्रोकूलम, QD बराबर -5 माइक्रोकूलम 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग ABCD के शीर्ष पर व्यवस्थित है। वर्ग के केंद्र पर रखे 1 माइक्रोकूलम आवेश पर लगने वाला बल कितना है। क्वेश्चन आपको कराया जा चुका, आप अपनी कॉपी में चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा क्वेश्चन कि मान लिया भाई A पे 2 माइक्रोकूलम इधर रखा है, C पे जो है सामने उसके 2 माइक्रोकूलम इधर होगा, B पे -5 माइक्रोकूलम इधर रखा हुआ है, तो D पे उसके सामने -5 माइक्रोकूलम इधर होगा और मिडिल में आपका हो जाएगा 1 माइक्रोकूलम। ठीक है, और अब अगर आप परिणामी बल निकालते हैं इसके द्वारा जो लगेगा भाई, इसके द्वारा एक इधर काम करेगा, इसके द्वारा इधर काम करेगा, इसके द्वारा ऊपर को काम करेगा, इसके द्वारा नीचे को काम करेगा, 1 माइक्रोकूलम के कारण, तो बराबर बल आएंगे निकल के और एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगे, समान बल होंगे, तो परिणामी बल कितना निकल कर आएगा, आपका 0 निकल कर आएगा। आप निकाल कर देख लेना, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, आप कर लेना इसे। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं, इसमें 1.7 पे चलते हैं कि नंबर A, स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखा एक सतत वक्र होती है। ठीक है, कि स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखा एक सतत वक्र होती है, अर्थात कोई क्षेत्र रेखा एकाएक नहीं टूट सकती। इसका हमें कारण देना है, इसका कारण पहले भी दे चुका था
अब फिर मैं दोबारा आपको उसका कारण दे रहा हूँ, जो मैंने इसका गुण लिखवाया था तो तब आपको दिया होगा कि विद्युत क्षेत्र रेखा वह वक्र है जिसके प्रत्येक बिंदु पर खींची गई स्पर्शरेखा उस बिंदु के विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। मैंने आपको बताया था कि भाई विद्युत क्षेत्र रेखा कैसे होती है आपकी, ये वक्र रूप में होती है आपकी, और अगर आप किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच देंगे तो वो क्या दिखाएगी, वो दिखाएगी उस पर कि मान लीजिए है भाई इस पे जा रहे हैं खींच दी तो क्या दिखाएगी, इसकी विद्युत क्षेत्र की दिशा को निर्देशित करेगी। आप समझ में आ गई भाई, ठीक है। तो अब होता क्या है कि कह सकते हैं कि क्षेत्र रेखा एक सतत वक्र होगा, कंटिन्यूअस एक जो है ना कर्व शेप हो गया आपकी, ठीक है। अर्थात अगर ये कहीं से भी टूट गया, एक कहीं से भी नहीं टूटेगा, हम कह सकते हैं सतत वक्र हो गया तो कहीं से भी नहीं टूटेगा, ठीक है। अन्यथा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की कोई दिशा नहीं होगी, संभव नहीं है। अगर ये टूट गया बीच में से आगे टूट गया तो इसकी कोई विद्युत क्षेत्र की दिशा नहीं होगी, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आप ऐसे लिख देंगे। इसमें बी में दिया है कि स्पष्ट कीजिए कि दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती। इसका भी मैंने कारण बताया था कि अगर ये जो है ना मान लो दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं आपकी ऐसे, अगर एक दूसरे को काटेंगे तो क्या होगा कि इस बिंदु की दो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, जो कि संभव नहीं है क्योंकि हम एक समान विद्युत क्षेत्र लेके चलते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, ठीक है। तो दो दिशाएं प्रदर्शित करना पॉसिबल नहीं है, एक बिंदु आवेश की केवल एक ही दिशा होती है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चा। आगे क्वेश्चन दिया 1.8, देखेंगे क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है कि दो बिंदु आवेश क्यू ए बराबर 3 माइक्रोकूलम तथा क्यू बी बराबर -3 माइक्रोकूलम, क्यू ए बराबर 3 माइक्रोकूलम बराबर 3 गुना 10 की घात -6 कूलम, क्यू बी बराबर -3 माइक्रोकूलम -3 × 10 की पावर -6 कूलम, ये दिया है। और इसके बाद कह रहा है वो कि निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, और बराबर क्या हो गया 20 सेंटीमीटर और बराबर 20 गुना 10 की घात -2 मीटर। आगे वो कह रहा है नंबर 1, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा ए बी के मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना है, मध्य बिंदु को निकालना है। और दूसरा कह रहा है कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा ए बी के मध्य बिंदु ऊपर, ये तो पहला हो गया। दूसरे में कह रहे थे 1.5 गुना 10 की घात -9 कूलम परिमाण का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रखा जाए तो यह परीक्षण आवेश कितने बल का अनुभव करेगा, ठीक है भाई। मध्य बिंदु में निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो कैसे निकालना, ये आवेश क्यों ही रखा, ये क्यों ही रखा, बात समझ में आएगी। तो अब करते क्या है इसमें, ये क्यों ही रखा, ये क्यों भी रखा है, ये 3 माइक्रोकूलम है, ये -3 माइक्रोकूलम है, इसका मध्य बिंदु इस पर मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लूँ, ठीक है भाई। देखो अगर ये दूरी कुछ नहीं होगी, कितनी है 20 सेंटीमीटर, तो ये कितनी होगी भाई 10 होगी, ये कितनी होगी 10 होगी, वही होगी क्या। अगर मैं इधर के लिए कंसिडर करूं, देखो प्लस का आवेश है माइनस का आवेश है, प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर काम करेगी E1, माइनस के कारण माइनस की ओर काम करेगी E2, तो E बराबर हो जाएगा आपका E1 + E2। बताओ समझ में आएगी, ठीक है बच्चा। अब E1 और E2 का मान रखेंगे। E1 का मान होता है 1/4πε0, जो कि कॉमन होगा, मैं बाहर निकाल रहा था डायरेक्ट 9 × 10 की घात में, क्योंकि फॉर्मूला आपको पता है। और भाई बटे में हो जाएगा आपका 3 × 10 की पावर -6 अपोन में कितना, R का मान कितना 10 × 10 की घात -2 मीटर हो जाएगा, और प्लस सेम 3 × 10 की घात -6 और बटे में 10 × 10 की घात -2, ठीक है। अब आपका वही चीज ना माइनस को तो ले लेंगे, क्योंकि E में जब लेते हैं हम परिमाण लेते हैं आगे इसका, ठीक है। तो वही इसे क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, तो जगह 9 × 2 × 10 की घात 9, जब जुड़ जाएगा ना 2 हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा 3 × 10 की घात -6 और अपोन में 10 की पावर -9। इसे सोल्व कर लेंगे बच्चा। 9 दूनी 18 क्या 54 गुना 10 की घात 9 में से 6 गया 3 और 1 4, तो मीन्स क्या कितना आ गया आपका ये भाई, ये आएगा 5.4, 1 10 की घात गड़बड़ हो गया कहीं देखना, 2 में से 6 गया 3 और 1 4, 10 गुना 10 की घात -2 हो गया, नीचे 10 की घात -1 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 3 गुना 10 की घात -6, 10 की घात 9 हो गया, 9 में से 6 गया 3, तो सही है, कुछ क्या मिस्टेक हुई है, देखिए स्क्वायर भी तो होता है बच्चा ये,
ये आपका स्क्वायर होता है, ये नहीं दिया हमने, तो ई बराबर फॉर्मूला लिख देंगे 1/4 के अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ 10 गुणा 10 के 10 की घात -2 आ जाएगा फिर आपका यहाँ से, तो यहाँ 10 की घात 5 आ जाएगा आपका, यहाँ 10 की घात 6 आ जाएगा न्यूटन पर कूलम। सेकंड पॉइंट में देखेंगे बच्चा क्या कह रहा हो कि 1.5 गुणा 10 की घात -9 परिमाणों को ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रख दिया जाए तो परीक्षण आवेश कितने बल का अनुभव करेगा। तो यहाँ कितना रख दिया आपने, ये कितना रख दिया बच्चा, ये रख दिया आपने 1.5 गुणा 10 की घात 9 कूलम आवेश आपने रख दिया। तो अब पूछ रहा है कि वो कितना बल लगेगा। देखो इसके कारण इस पर कितना बल लगेगा, F बराबर लगा दो 9 गुणा Q0 E का मान तो पता है आपको, Q0 का मान कितना 1.5 गुणा 10 की घात 9 और इसका मान कितना 5.4 गुणा 10 की घात 6 गुणा कर दो 15 चौका 60 और 15 5 75 6 81 तो 8.1 आ जाएगा गुणा 10 की घात न्यूटन। 8.1 गुणा 10 की घात -3 न्यूटन हो रहा, तो कहीं प्लस माइनस का गड़बड़ तो नहीं हो रहा भाई। 9.5 गुणा 10 की घात -3 ये दे रखा कितना दिया है बच्चे, -19 दिया है क्या, माइनस इस बुक में गलती दे रखा था, ये 9 हो गया आपको माइनस का, ये माइनस का 9 होता है भाई, ये माइनस का 9 दे रखा बच्चा, ठीक है। तो ये माइनस का 9 होगा, माइनस का 3 बचेगा आपका, 8.1 गुणा 10 की घात -3 न्यूटन आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, उम्मीद है बच्चों आपको यहाँ तक क्या क्वेश्चन क्लियर होंगे। इसमें जो है ना आपने बड़ी अच्छी तरीके से 8 क्वेश्चन किए, आप इन्हें स्टडी करें, इन्हें दोबारा रिपीट करते रहे, अच्छी तरीके से क्लास को लेते रहे, वीडियो लेक्चर को पूरा देखिए, स्किप मत करें। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपके जो सोशल साइट से आप जुड़े हुए हैं, फेसबुक से जुड़े हुए हैं और अदर्स सोशल साइट जिससे आप जुड़े हुए हैं, आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, जिससे कि अदर्स बच्चों को फायदा हो सके, चैनल को फायदा हो सके, आप लोगों को फायदा हो सके। ठीक है, अच्छा वीडियो को लाइक करें और अच्छा सा कमेंट जरूर करें। इसमें चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें, जिससे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस चैनल से जुड़ सके, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फायदा हो सके। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू। आगे क्लास आपके नेक्स्ट कल स्टडी करें।